हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं बीपीएससी का बिहार स्पेशल लेकर आ गया हूँ दोस्तों। बिहार स्पेशल में आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। दोस्तों ये कई भाग में आने वाला दोस्तों, तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल दोस्तों। आज का पहला सवाल है इतिहास के शुरू से दोस्तों। ये सवाल जो है 60वीं और 62वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ये सवाल है दोस्तों कि राजनीतिक रत्नाकर पुरस्कार के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदेश्वर जो है वो राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक है। ये मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीतिक रत्नाकर में राजा के ब्राह्मणीति के आधार पर मंडल सिद्धांत बताया। यह भी पांडुगुनी सिद्धांत और साम दाम भेद और दंड के उपयोग का परामर्श देता है। अगला सवाल है दोस्तों कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। यह सवाल जो दोस्तों 63वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। अगला सवाल है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक जो दोस्तों मौलवी कवि है। और यह सवाल जो 60वीं 62वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया है दोस्तों। अगला सवाल है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर जो उपयुक्त में से सभी जगह से, पाटलिपुत्र से भी, बराबर से भी और राजगिरी से भी प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि बिहार का गढ़वाले के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो मनेर ताम्रपत्र से इसका प्रमाण मिलता है। अगला सवाल है कि बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश का अभिलेख प्राप्त है बिहार में। अगला सवाल है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिनुल उन्स का मूल्यवान स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरहुत। तिरहुत प्रमंडल बिहार में 9 प्रमंडल दोस्तों, जिसमें एक तिरहुत प्रमंडल भी आता है बिहार में। अगला सवाल है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है। तो उपरोक्त उसमें से तीनों फहियान भी आए थे, युआन वान चांग भी आए थे और तिसिंगी भी, ये तीनों बिहार में चीनी यात्री आए थे। अगला सवाल है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो मुल्का तक्या जो थे मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित यूरोपीय यात्री में कौन बिहार नहीं आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस से बर्नी जो थे वो बिहार नहीं आए थे। अगला सवाल है कि बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है। तो ये मिर्जा नाथन का ये रचना है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो ये जो पांचों जो है ये प्राचीन इतिहास के जानकारी का मुख्य स्रोत है। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र का संबंध में जानकारी का स्रोत कौन सा है। तो उपयुक्त में से सभी भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, ये तीनों समय पाटलिपुत्र की जानकारी मिलती है। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो लौरिया अरेजा से मिला है और लौरिया अंदनगढ़ से मिला है, सहसाराम से मिला है और रामपुरवा से ये मिला है। अगला सवाल है दोस्तों कि अशोक का लघु शिलालेख वन प्राप्त हुआ है। तो सहसाराम से यह प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्यकालीन भाषा प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया जाता था। अगला सवाल है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है। तो मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि ब्राह्मी लिपि था दोस्तों। अगला सवाल है कि मिर्तुल अहलवाल किसकी रचना है। तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा मुल्ला बहानी की यह रचना है। अगला सवाल है कि मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो उपरोक्त से तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। सही की कर्तिलता, कर्तिपताक
और वर्ण रत्नाकर, ये तीनों मध्यकालीन मिथिला इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार में धातु प्रस्तुयुग्नी अवशेष मिले हैं। तो ये तीनों जगह से मिले दोस्तों, चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से, तीनों जगह से ये अवशेष मिले हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार के नवादा जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनार का लेख तथा सहारा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवर्ती गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला सवाल है दोस्तों कि पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से तीनों जगह से मिलता है। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी मिलता है, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से भी मिलता है और महिपाल प्रथम के नालंदा व मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी प्राप्त होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है? तो अथर्व जो वेद है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। अगला सवाल है कि बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दीघ निकाय से बिहार में महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है कि नालंदा में सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ सरायटीला उत्खनन से। अगला सवाल है दोस्तों कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौ बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला सवाल है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेद थे। तो कनिंघम जो थे ये बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाए थे। अगला सवाल है दोस्तों कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंघम जो थे इसका पता लगाया था। वहां से दो अभिलेख मिले दोस्तों जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। वही कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। अगला सवाल है कि पुरातत्ववेद कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो ये तीनों चीजों की खोज की थी कनिंघम ने दोस्तों, केसरिया स्तूप चंपारण से, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल खोजे थे। अगला सवाल है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सात नाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णित है। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है। तो मौर्य अभिलेख की लिपि जो है दोस्तों इनमें से कोई नहीं दिया। मौर्य अभिलेख की जो लिपि थी वो प्राकृतिक थी। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी से संबंधित है। अगला सवाल कि वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो अकबर का अभिलेख पहले मुगल शासक थे। मुगल शासक अकबर का अभिलेख बिहार से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीघ निकाय, अब यह स्रोत है। अगला सवाल है कि सियर उल मुताखरीन के रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाम हुसैन तबाई ने इसकी रचना की है। अगला सवाल है कि मध्यकालीन बिहार में से संबंधित इन स्रोतों का सही सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। मतलब रियायत उस
तालीन का जो है गुलाम हुसैन सलीम ने रचना की है। तारीख़ शेरशाही की रचना अब्बास सरवानी ने की है। वकायत मुश्ताकी की रचना रिजुकुल्लाह ने किए हैं। अफसनाए शाह की रचना शेख कबीर ने किए हैं। और बसातिनुल उन्स की रचना इस इख्तियासन देहलवी ने की है। अगला सवाल है कि मुल्ला बहबानी यात्री थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुल्ला बहबानी यात्री ईरान के यात्री थे। मुल्ला बहबानी के यात्री वृत्तांत के से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, तो उपयुक्त रूप से ये तीनों स्रोत है आधुनिक बिहार के लिए। अगला सवाल है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक नीति पर प्रकाश डाला गया है। अगला सवाल है कि अप्सर जो नवादा में स्थित है से प्राप्त एक मंदिर के भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारें पर कथा दृश्य अंकित है, तो रामायण के यहाँ पे दृश्य अंकित किया गया है। अगला सवाल है प्राचीन बिहार से पूर्व ऐतिहासिक बिहार से सवाल है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानित, तो इसका आंसर हो जाएगा 40,000 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है। अगला सवाल है बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से में प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब तीनों प्राप्त हुआ है। कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू के खुरपी और मृद भांड, ये तीनों बिहार के ऐतिहासिक काल से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभ का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है आदि मानव का साक्ष्य। अगला सवाल है कि बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व प्रस्तर युग का है। अगला सवाल है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो यह मुंगेर से मध्य प्रस्तर युग का साक्ष्य मिला है। अगला सवाल कि बिहार के चारण जो सारण जिला में पड़ता है एवं चेचर जो वैशाली जिला में पड़ता है में किस युग के अवशेष प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नव प्रस्तर युग से का प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है कि बिहार के ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी चिरांद से, चेचर से और सोनपुर एवं मन्नेर से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है ऐतिहासिक काल का आरंभ से, बिहार के ऐतिहासिक काल के आरंभ से पहला सवाल है कि बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानित, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है 600 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, तो लगभग 800 ईस्वी के पूर्व आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो लोहे का उपयोग था आर्यों के विकास का मुख्य सहायक था। अगला सवाल है श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के मुख्य राज्य कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। मगध का विदेह और अंका लिच्छवी दोनों महाभारत युद्ध के समय बिहार में था। अगला सवाल है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राजा में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ पुराण में मिलता है। अगला सवाल है कि बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध।
अगला सवाल कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेह। विदेह का राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और यह राज्य व्याकरण साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा विदेह। अगला सवाल है कि अथर्ववेद में वार्त्य शब्द का प्रयोग किस राजा के लोगों के लिए किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध के राजा के लिए वार्त्य का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है कि बिहार का कौन सा उत्तर वैदिक काल एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेह। अगला सवाल कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य रचना में मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अब सवाल है महाजन पद से। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजन पद का उदय हुआ। इनमें कितने महाजन पद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें मिलती है। बिहार में से कौन सा महाजन पद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो वत्स जो बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है। अगला सवाल है कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में उपस्थित था अंग महाजनपद। अगला सवाल है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा का गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। अगला सवाल कि बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था। तो यह मगध महाजनपद में सम्मिलित था। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो गिरिब्रज या राजगीर। तो पुराना नाम गिरिब्रज और नया नाम राजगीर है। अगला सवाल है कि मगध एवं तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपा नदी जो है मगध और अंग को अलग करती है। अगला सवाल है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वजी। अगला सवाल है कि वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी। तो इसका सही हो जाएगा चेदी राज्य जो था वजी में सम्मिलित नहीं थी। अगला सवाल कि वजी संघ की राजधानी कहाँ थी। तो वजी संघ की राजधानी वैशाली थी और लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था। तो गणतंत्र जब वजी जो था वो सबसे पहले गणतांत्रिक राज्य भी रहा है। अगला सवाल है कि ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो वैशाली में सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला सवाल है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिब्रज राजगिरी। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में एक था। तो अंग जो था 16 महाजनपदों में एक, ये ऑप्शन के अनुसार अंग एक महाजनपद था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो लिच्छवी के राजा के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। अगला जैन धर्म से सवाल। पहला सवाल है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये वैशाली जिले में स्थित है। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। वजी संघ से संबंध था। सिद्धार्थ वजी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी के माता त्रिशला राजकुमारी थी। तो यह लिच्छवी की
राजकुमारी थी। अगला सवाल है कि महावीर स्वामी का अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो अपना अंतिम उपदेश महावीर स्वामी ने पावापुरी में दिया था। अभी पावापुरी जो बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। अगला सवाल है कि महावीर की मृत्यु को निवारण कहते हैं, मृत्यु कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी, सॉरी, तो महावीर की मृत्यु जो पावापुरी में हुई थी। अगला सवाल है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था। तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगीत का अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है कि प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मतलब जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का परिणय किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। अगला सवाल है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी। तो वसु पूज्य की जन्मस्थल चंपा थी। अगला सवाल है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से पहला सवाल है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम जो थे गौतम बुद्ध ने वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए थे। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध कहाँ कौंडिनी और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो उर्वेला क्या नजदीक, बोध गया के नजदीक उर्वेला में मिला था। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें ज्ञान प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। अगला सवाल है कि राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत में कौन से कार्य हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ है। अगला सवाल है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के 2 भाग स्थाविर और महासंघीय के रूप में विभाजित हो गया था द्वितीय बौद्ध संगीत में। अगला सवाल है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें क्या कार्य हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्मपिटक का संकलन हुआ था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो उपरोक्त में से सभी बोध गया, राजगीर और वैशाली तीनों से गौतम बुद्ध का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा था। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारण की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित था। तो उपरोक्त में से सभी बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। अगला सवाल है कि बोध गया में महावीर मंदिर को बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। तो सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और ये सेशन दोस्तों पूरे बिहार से रिलेटेड है दोस्तों, तो लगातार इसका वीडियो आप लोग तक पहुंचते रहेगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए दोस्तों। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।